इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। समदड़िया बिल्डर्स में कार्यरत श्रमिक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। आईटीआई के छात्रों ने एनसीसी कैडेट्स के लिए तैयार की लकड़ी की राइफल। डीजल व पेट्रोल के बढ़ते दामों ने किया आम लोगों व व्यापारियों को हलाकान। ट्रक के बाद अब थमे बोरिंग मशीन के पहिए। और ट्रेन में चोरी करते 2 शातिर चोर पकड़ाए, यात्रियों ने कर दी जमकर धुनाई। आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। समदड़िया बिल्डिंग में कार्यरत श्रमिक की स्थिति खराब, चिकित्सकों ने श्रमिक को रखा वेंटिलेटर में। 2 दिनों बाद श्रमिक की मौत। रीवा शहर स्थित सिरमौर चौक के समीप समदड़िया बिल्डर्स द्वारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां विगत दिनों दूसरी मंजिल से श्रमिक के ऊपर एक भारी भरकम सरिया गिर गई। सरिया श्रमिक के सिर पर गिरने के कारण श्रमिक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। जिसके बाद श्रमिक को वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां श्रमिक की मौत हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि यह घटना निर्माण एजेंसी की लापरवाही से घटित हुई है। घटना घटित होने के पश्चात श्रमिक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, लेकिन उसकी प्रॉपर देखरेख व व्यवस्था बनाने जिम्मेदार ध्यान नहीं दिए, जिसकी वजह से श्रमिक व उसका पूरा परिवार परेशान है। हालांकि घायल श्रमिक का हाल जानने जब तहसीलदार यतीश शुक्ला वहां पहुंचे तो घायल श्रमिक को वेंटिलेटर में पाया। हालांकि इस घटना के बाद भी समदड़िया बिल्डर्स व यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों का अमानवीय चेहरा सामने आया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सड़क में दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन हो। इधर घटना के बाद गंभीर रूप से घायल श्रमिक की संजय गांधी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने काफ़ी नाराजगी भी जताई। सुनिए परिजनों का इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहना है। घटना तो ये समदड़िया मॉल जो मेडिकल महाल बन रहा सिमौल चौराहे पे, वहाँ ये सरिया का काम करता था। हम थे गांव में, तो यहाँ के लोग ने सूचना दी कि आपके भाई के ऊपर सरिया का राड घुस गया सर में। हम वहाँ से आए, जैसे वहाँ से आए तो हमें यहाँ दिखे हॉस्पिटल में, उसको भर्ती देखे, बेहोशी हालत में पाए। अब बेहोशी हालत में पाते पाते आज तक हम उसको देख नहीं पाए कि जीवित है क्या है। वो आँखी मुंदी तो मुंदी, इसी वेंटिलेटर में रखा गया था। हाँ, वेंटिलेटर में रखा गया था, लेकिन ऐसा हमको शंका हुआ कि 2 रोज एक्स्ट्रा भी रखा गया था। एक्स्ट्रा भी किस दबाव में कौन दबाव दिया ये हमें नहीं मालूम। नहीं, कोई बात नहीं मिलने। अंदर गुफ्तगू चल रही है कि आप अंदर गए थे? नहीं, अंदर हम नहीं गए। बात कर रहा हूं। अब ये नहीं मालूम कौन क्या है, कौन अधिकारी हैं, कौन क्या है, लेकिन हम तो बाहर खड़े हैं। आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम मांग हमारी कुछ नहीं थी, उनकी मांग उन्होंने कहा था कि आपके परिवार के जो ख़त्म हो गया तुम्हारा भाई, इसके लिए सहयोग राशि देंगे। सहयोग राशि देने के लिए 8 लाख बोले थे इन्होंने। वो भी देने से मना कर रहे हैं। ओहो, देने से इन्होंने ऑफिस बुलाए सिरमौल चौराहा गए, इन्होंने 1 लाख देने को स्वीकार किया। वह खाते में 7 लाख उन्होंने कहा कि खाते में डालेंगे, लेकिन जब फैसला हो जाएगा। वहाँ से हम चले आए। कंपनसेशन सिर्फ 1 ही लाख दे रहे हैं। 1 ही लाख दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। बस 1 लाख। हम लोग अब वही जो चाहते हैं, धरना में है तो हैं, चाहते हैं वो कि 8 लाख रुपए दे दे, नहीं फिर अब जितना बोले सहयोग हमको उतना दे दे बस। अभी कितनी देर से यहाँ भटक रहे हैं? हम सुबह 7 बजे से भटक रहे हैं। अभी कितना बज रहा होगा? 4 बज गया। तहसीलदार लोग भी आए, प्रशासन भी आए, कुछ होगा? कुछ नहीं, बस सब जेब भरा, सब टकाटक। समदड़िया के आगे सब बिके हैं, सब। समदड़िया कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो मृत्यु हुई थी रमेश जी की, उनकी पत्नी को अभी तुरंत 1 लाख रुपया और 7 लाख रुपया का चेक इनने दिया है। ये आज के दिनांक का ही दे दिया है इनने। नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, ये संवेदना के रूप में इनको दिया गया है। 8 लाख रुपये दिए गए। जी। अभी इतनी देर तक समय क्यों लग रहा? बात नहीं हो पा रही थी प्रबंधन से, और प्रबंधन आनाकानी कर रहे थे। परिजन बड़े सहानुभूतिपूर्वक
इनके कार्यालय भी गया था और यहाँ पे उनके पूरे परिजन बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक उनका निर्णय हो गया। पीएम हो गया जी, पीएम होने की तैयारी हो जाएगी। इस घटना के संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला समेत थाना प्रभारी अमैया से बात की गई। इनका कहना है कि श्रमिक की मौत के बाद उचित मुआवजा दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। ये विगत कुछ दिनों पूर्व में यहाँ पर मेडिकल हॉल बन रहा है सिरमौर चौराहे में, समदड़िया मेडिकल हॉल पे बनाया जा रहा है। वहाँ पर एक रमेश सिंह नाम के श्रमिक की दुर्घटना में घायल हो गए थे। सर में कुछ चोट लगी थी उनके इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल यहाँ रीवा में भर्ती किया गया था और ये 2 दिन में एडमिट रहे थे, 3 दिन, और इलाज के दौरान ही उनकी कल शाम को मृत्यु हो गई थी। वही परिजनों और प्रबंधन को बीच में लेकर के सहायता राशि को लेकर के कुछ बातचीत चल रही थी। उसी में प्रबंधन के द्वारा 3 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की गई है परिजनों के साथ, जिसमें से 8 लाख रुपए उनके द्वारा सहयोग सहायता राशि दिया जा रहा है और 100 वाहन दिया जा रहा है और दाह संस्कार के लिए सहयोग राशि पर बात अभी तय। परिजनों और प्रबंधन को लेकर के कुछ बिंदुओं पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी और फिर उसी के बातचीत के कई दौर चले और अभी चल करके चूँकि प्रबंधन यहाँ है नहीं, जो कि वरिष्ठ प्रबंधन है वो जबलपुर में है, उसी को लेकर के फ़ोन पर भी बात हुई है तो अभी निराकरण हो गया है। समदड़िया में ना तो कोई सेफ्टी प्रूफ ये चल रही है, ना कभी प्रशासन झांकता है, ना पुलिस झांकती है, ना कभी कुछ चलता है। समदड़िया के आगे नतमस्तक प्रशासन नजर आता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर अभी हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। लेबर ऑफिसर्स को भी सूचित किया गया है और उनको भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि वो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं उन पर जाकर विधिवत रूप से निरीक्षण करें। हाँ, अभी थाना प्रभारी अमैया इस पर आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वो लोग FIR जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसकी कार्यवाही करेंगे। फिलहाल आज तो उसका PM हुआ है और परिजनों में आक्रोश था, उसको शांत करा के मैनेजमेंट से जो भी इनकी बात हुई है उस पर समझौता हुआ है। रहा पुलिस केस तो वो अलग मैटर है। मर्ग में जांच चल रही है, मर्ग पंजीबद्ध हुआ है, मर्ग में जांच करेंगे। जिन तथ्यों का समावेश उसमें होगा और जैसी भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ITI के छात्रों ने बनाई NCC कैडेट्स के लिए लकड़ी की राइफल। NCC कैडेट्स को बिना हथियार लिए ट्रेनिंग करते देखा तो ITI छात्रों को यह सूझा कि क्यों ना इनके लिए लकड़ी के ही राइफल व अन्य आर्म्स तैयार किए जाए, जिससे NCC कैडेट्स हथियार लेकर ही अपनी तैयारी करें। ITI छात्रों द्वारा बनाई गई लकड़ी की राइफल AK-47 को कॉपी करके तैयार किया गया है। ITI छात्रों के इस विशेष प्रयास की सराहना की जा रही है। इतना ही नहीं, इस कार्य के लिए छात्र को सेना के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। रीवा स्थित ITI कैंपस में NCC कैडेट्स का कैंप लगाकर कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ ट्रेनिंग के दौरान NCC कैडेट्स के हाथों में हथियार नहीं होते थे। इस बात को देखकर ITI के एक छात्र ने लकड़ी की बंदूक बनाने का निर्णय लिया और अपने शिक्षकों एवं अन्य माध्यमों से इस विषय पर जानकारी एकत्रित करना शुरू किया। छात्र का नाम आशीष कुमार कारपेंटर है, जिसने अपने अन्य सहयोगियों के सहयोग से AK-47 राइफल की हूबहू कॉपी तैयार कर ली। ऐसा माना जा रहा है कि इस राइफल को तैयार करने में ITI छात्र आशीष कारपेंटर को 2 दिन लगे। साथ ही इसे तैयार करने में मात्र 100 रुपये का खर्चा भी लगा, जिसमें 60 रुपये कीमत का लेंस और 40 रुपये पेंट करने में लागत आई है। छात्र द्वारा जो लकड़ी की राइफल तैयार की गई है वह पूरी तरह से असली गन की तरह ही दिखाई देती है। गन बैरल में लोहे के पाइप का भी इस्तेमाल छात्र द्वारा किया गया है। जिस छात्र ने AK-47 जैसी बंदूक की कॉपी लकड़ी से तैयार की है वह सगरा का रहने वाला है तथा छात्र कारपेंटर ट्रेड से ITI कर रहा था। छात्र का नाम आशीष विश्वकर्मा है। आइए इस छात्र से हम आपको रूबरू कराते हैं जिसने इसे तैयार किया है। छात्र स्वयं बताएगा कि इसे कैसे और किस लिए कितनी लागत से तैयार किया गया है। आशीष कुमार विश्वकर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश विश्वकर्मा। मैं सगरा का रहने वाला हूँ। मैं ITI रीवा में कारपेंट्री ट्रेड का छात्र हूँ। मैं यहाँ देखा कि 33 MP बटालियन की ट्रेनिंग चल रही थी NCC की हमारे यहाँ, तो उनके पास जो एम्बुनेशन ये हथियार नहीं थे ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि वो सीख सके अच्छी तरह से कि कैसा पकड़ा जाता है बंदूक को, कैसे चलाई जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लकड़ी की डमी दे दी जाए ताकि ये ट्रेनिंग तो कर सके अच्छे से। तो मैंने उनके लिए AK-47 का निर्माण किया, जो कि 90% भाग उसका लकड़ी का बना हुआ है
और जो वायरल बस है उसका लोहा का बना हुआ है, और लेंस जो है तो लकड़ी का बना है, उसमें लेंस कांच लगा है लेंस का। वो बहुत ही कम लागत में बनाई गई, जो सिर्फ 100 रुपये के उसमें। जी सर, ये सागर से सीओ साहब आए थे, मैंने उनको अप्रोच किया, उसको दिखाया बंदूक को, उन्होंने देखा और उसका जो शॉर्ट पिक है वो लिए हैं और देखे हैं, उनको वेरीफाइड किए हैं। सर मैं ये देखा कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग चल रही है उसके उपलक्ष्य में मैंने बनाया कि बंदूक बना दे ताकि ट्रेनिंग कर सके अच्छे से लोग। हमारे यहाँ के जो छात्र हैं एनसीसी ज्वाइन किए हुए हैं, ये आज 5वां दिन है ट्रेनिंग का, तो मैंने ये शनिवार को उनको दिया बंदूक बना के। 2 दिन के अंदर ये बंदूक कंप्लीट हो गई बन के। हाँ, गन का अप्रूवल मुझे सील मिली है सर के हाथों से। नहीं सर, बोले कि एक लाइट मशीन गन बना दीजिए वही लकड़ी की, तो मैं बोला ठीक सर, बन जाएगी 2 से 4 दिन के अंदर ये बंदूक LMG। जी सर, मैं सगरा का रहने वाला हूँ और मेरा ज़िला रीवा लगता है, स्टेट MP है। जो मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ कारपेंटर ट्रेड का, जो कि 1 ही वर्ष का कोर्स है ये। इस संबंध में ITI प्राचार्य BS पनिका से भी बात की गई, तो उन्होंने भी छात्र के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। एक्चुअली अभी हमारे यहाँ NCC बच्चे हैं, उनका कैंप था। चूँकि अमूमन ये कैंप हमारा सागर में ही होता है, फर्स्ट टाइम ये कोविड को लेकर के कैंप यहाँ संस्था में ही आयोजन किया गया। इस कैंप के दौरान बच्चों को आर्म्स के भी ट्रेनिंग दिए जाते हैं, और चूँकि बच्चों का हमारे यहाँ ट्रेड है, स्किल पर्सन हैं, बच्चे हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, बच्चों के द्वारा ये काम कराए जाते हैं ट्रेनिंग। ये जो हम देख रहे हैं ये मोस्टली एक मॉडल है, लकड़ी का है, डमी है, फंक्शनिंग नहीं है, और इसमें जॉइंटली अप्रोच है। ट्रेनिंग ऑफिसर हमारे और बच्चे वेल्डर के, कारपेंटर के, टर्नर के, फिटर के, ये जॉइंटली अप्रोच है करके एक मॉडल रूप देखा है। इसके लिए जो तैयारियां की इन्होंने विधिवत यूट्यूब वगैरह से देख करके, फ़ोटोज़ देख कर स्टडी किया, फिर इन्होंने एक डमी रूप बनाया। इसको कोई अप्रूवल नहीं है, फंक्शनिंग नहीं है, एकदम नहीं है, फंक्शनिंग तो है ही नहीं है वो। जी, ट्रेनिंग में मोस्टली वुडन के जैसे लकड़ी के कारपेंटर वाले देख रहे हैं, बिल्डिंग का काम है, बिल्डर करते हो। सामान्यतः प्रक्रिया जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलती है उसके द्वारा ये मॉडल का रूप दिया है, जस्ट मॉडल है, फंक्शनिंग एकदम नहीं, डमी है एकदम। आगे चल के सेना ऐसे ले सकती है ऐसा? जी, हमारे यहाँ बच्चे चूँकि NCC कोर भी है, तो NCC के बच्चे मैक्सिमम हमारे यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे 4 से 5 बच्चे जो है ना डिफेंस के लिए सेलेक्ट हुए। पूर्व में नहीं, ये वेपन बनते ही नहीं है एक्चुअली में, वेपन का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ट्रेनिंग का है, एक मॉडल बनाया गया है। वेपन का हमारे यहाँ एकदम काम नहीं होता, हमारे यहाँ तो मोस्टली ट्रेनिंग का ही काम है, बच्चों के द्वारा इन्हें मॉडल बनाया गया है। डीजल व पेट्रोल के बढ़ते दामों ने किया हलाकान। ट्रक एसोसिएशन के बाद अब बोरिंग मशीन ने भी किया काम बंद। एक तरफ जहां पेट्रोल की कीमत बढ़कर 100 के पार हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ डीजल के दाम भी शतक का आंकड़ा छूने की कगार पर पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में जहां लोगों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, वहीं निरंतर महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ वाहन व व्यापार करने वाले लोगों की कमर टूट चुकी है। डीजल पेट्रोल की महंगाई के विरोध में इसके पूर्व ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को बोरिंग मशीन ऑपरेटरों ने भी अपने अपने वाहन खड़े कर दिए हैं। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की मंशा है कि या तो बढ़ते तेलों के दाम कम किए जाएं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, मीडिया को बताना चाहता हूं कि आप यहां पे आए। हमारा बोरिंग एसोसिएशन पूरे यहाँ बोरिंग ऑनर बैठे हुए हैं। मैं सभी को, हम लोग पिछले 5 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। मतलब धरना माने जाए इसको, बोरिंग खड़ा करने में मतलब लेबरों का धरना है। अगर जब तक डीजल का रेट डाउन नहीं होगा, बोरिंग में वृद्धि नहीं होगी, तो हमारा ये एसोसिएशन इसका वो करेगा, विरोध करेगा और संघर्ष जारी रहेगा। मशीन खड़ी रहेंगी, किसी के यहाँ बोर नहीं करेंगे हम लोग। बिल्कुल अगर सरकार अपनी आपसी सहमति से डीजल बढ़ा सकता है तो हम लोग अपनी आपसी सहमति से बोर का रेट बढ़ाएंगे। और उसका जो हमारा बोरिंग एसोसिएशन है रीवा का, जो हम लोग रेट फाइनल करेंगे वही रेट फाइनल होगा। उसके हम ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। आज किसान परेशान हो रहा है, किसान के पास पैसा नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है। यहाँ इतने लेबर हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं सबको, ये लेबर कहीं कोई झारखंड से आया है, कोई मद्रास से आया है, कोई रीवा से है, मैं इन सबको
की तरफ से बोलना चाहता हूँ। आज इनकी तनख्वाह देखा जाए तो कम से कम 10,000 रुपये होता है। अगर बोरिंग से निकाल दिया जाए तो इनकी निकाल के दिया जाए तो इनके कुछ भी नहीं है हो रहा है। आज हम लोग को माइनस में जा रहे हैं। और तार खर्च होता है, डीजल खर्च होता है, पूरी मेंटेनेंस होता है, पूरा A to Z जो पार्ट्स मिलते हैं बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली हैं। इसके पूरे पार्ट्स यहाँ से तमिलनाडु से बाहर से आते हैं। अगला कदम बिल्कुल ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अगला कदम हम मशीन चलाएंगे नहीं, अगला कदम में रहेगा कि आंदोलन करेंगे। इसके रेट बढ़ाने के लिए शासन से मांग करेंगे कि हमारी मांगें पूरी की जाए। अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो ये निरंतर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ट्रेन में चोरी करते पकड़े गए 2 युवक, यात्रियों ने की जमकर धुनाई। रीवा रेलवे स्टेशन में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब सोमवार को यात्रियों का सामान चोरी करते हुए 2 शातिर चोरों को यात्रियों ने ट्रेन में रगे हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद यात्रियों ने उन दोनों चोरों की लात घूंसे से जमकर पिटाई भी की। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में सामान पार करते एक यात्री की नजर उन चोरों पर पड़ी, जिसके बाद उन्हें जमकर पीटा गया। फिर दोनों को जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना रात तकरीबन 8 बजे की बताई जा रही है, जिस दौरान रीवा से भोपाल हबीबगंज की ओर जाने वाली ट्रेन चली ही थी। तभी दोनों ही शातिर चोर चलती ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन के अंदर सवार यात्रियों का सामान पार करने लगे। इसी बीच किसी यात्री की नज़र इन दोनों चोरों पर पड़ गई, जिसके बाद यात्रियों ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। ट्रेन की चैन खींचकर यात्रियों ने ट्रेन को रोक लिया और आरोपियों को ट्रेन से बाहर लाकर जमकर जूतम पैजार की। घटना के बाद मौके पर शोर शराबा शुरू हो गया। यह सुनकर रीवा रेलवे स्टेशन की जीआरपी पुलिस भी पहुंच गई और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। ट्रेन नंबर 0186 में चैन पुलिंग हुई। स्टाफ द्वारा देखा गया गाड़ी को, उसमें एक व्यक्ति चैन पुल करके उतरा, उसको जो है स्टाफ द्वारा पकड़ के थाने लाया गया। उससे पूछताछ किया गया। बोलो दोस्त को बैठाने आया था इसलिए चैन पुलिंग करके उतरा था, जिसको अपन पकड़ के केस बनाए। हम लोग मारपीट कुछ नहीं किए, कोई मारपीट नहीं हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को मिलने वाले मानदेय में की गई कटौती को अनुचित करार देते हुए काटी गई राशि का भुगतान किए जाने की मांग की गई। साथ ही एरियर्स समेत सेवानिवृत्त पर राशि दिए जाने की भी मांग की। इसी बात को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने ज्ञापन सौंपने के पश्चात अपनी समस्याओं से मीडिया को अवगत कराया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर सीटू के तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन में की गई मांगों के संबंध में आंगनबाड़ी पदाधिकारियों ने जानकारी दी। हमारा आज ये आंदोलन पूरे प्रदेश में है और हमारी मांगें जो हैं ये अभी बजट सत्र आ रहा है और सरकार जो है, जब यही सरकार थी 2018 में, तो 8 अप्रैल को इन्होंने घोषणा की थी मानदेय वृद्धि की और रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को और 75,000 रुपये सहायिका को देने की। इसके अलावा भी कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन जो ये रिटायरमेंट पे जो घोषणा की थी उन्होंने देने की, उसका कोई आदेश उन्होंने अभी तक किया नहीं। दोबारा भी आ गए लेकिन अभी तक भी किया नहीं। दूसरा है कि जो मानदेय वृद्धि की थी वो भी मानदेय वृद्धि में 1,500 रुपये कार्यकर्ता का, 750 रुपये सहायिका का और 1,250 रुपये मिनी कार्यकर्ता का मंथली काट लिया। जबकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई पैसा बढ़ता है तो उसको काटा जाए, वो नियम के विरुद्ध है। तो सरकार ने जो ये कटौती की है, हमने कोर्ट में भी लगाया है और कोर्ट से नोटिस भी हो चुकी हैं। हम ये मांग करते हैं कि इसी बजट सत्र में जो काटा गया पैसा है वो हमारा दिया जाए, इसी बजट में लाया जाए। और जो घोषणा की थी रिटायरमेंट में देने की 1,75,000 रुपये, उसको भी इसी सत्र में वो लेके आएँ और कार्यकर्ताओं को, जितने लोगों का घोषणा के बाद रिटायरमेंट हुआ है, वो सभी को उसका लाभ दिया जाए। कोर्ट से क्या नोटिस? कोर्ट में लगा है। कोर्ट को हमने जिसको पार्टी बनाया था उनको, मुख्यमंत्री को भी और सरकार को, सभी को नोटिस हुई है, विभाग को भी नोटिस हुई है। हाँ, नहीं होती तो हम और भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन मांग हमारी जो है, हम कोर्ट में भी हमने लगा रखा है और कोर्ट से हमें विश्वास है कि हमारा जो फैसला है हमारे पक्ष में होगा, न्याय होगा। पक्ष में और विपक्ष की बात नहीं है। जो अन्याय हुआ है उसका हम न्याय चाहते हैं और हमें कोर्ट से उम्मीद है कि न्याय होगा। क्या है अजब कुवरी नाम की कोठी का इतिहास। रीवा रियासत के महाराज ने गुड़ चौराहे के पास
अजब कुंवरी नाम के एक कोठी का निर्माण कराया था। यह बावड़ी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के स्नानगाह के अलावा राजस्थान एवं मालवा की स्थापित शैलियों से प्रभावित है, जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन धीरे धीरे यह कोठी देखरेख के अभाव में अपनी पहचान को की मोहताज होती जा रही है। शहर के गुड़ चौराहे के पास गवर्नमेंट स्कूल के पीछे बनी अजब कुंवरी की कोठी का निर्माण रीवा नरेश भाव सिंह ने अपनी रानी अजब कुंवरी के लिए 1664 से 17 ईस्वी के मध्य करवाया था। राजा भाव सिंह ने गुड़ चौराहे के पास कमसरियत में उदयपुर की रनावट रानी अजब कुंवरी के लिए इस भव्य कोठी और इसी से लगी बावली का निर्माण कार्य कराया था। यह बावड़ी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के स्नानागार के अलावा राजस्थान एवं मालवा की स्थापित शैलियों से प्रभावित होकर करवाया था। प्रथम तल में एक वर्गाकार छोटा कक्ष है जिसमें चारों ओर खिड़कियां हैं। एक की नोक तुर्क शैली की है। यह कक्ष जल क्रीड़ा देखने के लिए बनाया गया था। इसमें रियासत के महाराज और महारानी बैठते थे। रानी अजब कुंवरी की बावड़ी एवं कोठी रीवा के स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह मुगल एवं राजस्थानी स्थापत्य शैली का संगम मालूम पड़ता है, जिसके निर्माण को देखकर ऐसा लगता है इसके निर्माण में बड़ी उदारता दिखाई गई है। इस बावली युक्त कोठी में कुल 40 कक्ष थे जो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। 1985 से 90 तक ये महफूज थे, जिसके बाद यह देखरेख के अभाव में पूरी तरह ध्वस्त होते गए। इस कोठी का निर्माण इस तरह किया गया कि गर्मियों में ठंडक का एहसास हो। इसको इस विधि से बनाया गया था कि इसमें इतनी ठंडक होती थी कि गर्मी का एहसास तक नहीं होता था। इस कोठी की स्थापना शैली काफ़ी खूबसूरत है और वो राजपूताना शैली की है। रानी अजब कुंवरी का और महारानियों में बहुत ही खास दर्जा था, जिसके लिए यह कोठी बनवाई गई थी। उनके लिए यह कोठी बनवाई गई थी। उन रानी का निधन 1694 में हुआ था। जिस आलीशान कोठी और बावली का निर्माण रीवा नरेश भाव सिंह ने बरसों पहले अपनी रानी के लिए कराया था, वह लगातार उपेक्षा का शिकार होने के बाद भी अपनी खूबसूरती से यहाँ आने वाले लोगों को आकर्षित करता है। उस जमाने के कारीगरों ने पत्थरों के जरिए इस कोठी का निर्माण किया था, जिसकी नक्काशी आज भी आसानी से नज़र आती है। लेकिन अब यह कोठी शासन प्रशासन की उपेक्षा के कारण अपनी पहचान को खोती जा रही है। वहीं पुरातत्व में शामिल होने के बाद भी यहाँ समस्याओं का अंबार देखा जा रहा है। अगर इसका सही तरीके से देख रेख नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी इससे अनजान रह जाएगी। रानी अजब कुंवरी कोठी कमसरियत में बनी हुई है, जो गुड़ चौराहा के पास रीवा में है। रानी अजब कुंवरी महाराणा राज सिंह की पुत्री थी और महाराणा साहब महाराणा परिवार के महाराणा प्रताप के वंश की थी वो, और महाराणा प्रताप की प्रभुति थी। उनका ब्याह रीवा नरेश महाराजा भाव सिंह के साथ 1664 ईस्वी में हुआ था। चूँकि उनके यहाँ एक से एक आलीशान महल थे मेवाड़ उदयपुर में, और यहाँ पे उनके हिसाब से महल नहीं थे, तो उन्होंने महाराजा भाव सिंह ने उनके लिए, जब रीवा में उनकी शादी हुई तो उनके लिए कमसरियत मोहल्ले में एक हमाम खाना और बावली बनवाई और उसी में उनका निवास स्थान भी बनवाया। वो बावली बेहद खूबसूरत है, 3 मंजिला है, पाताल तोड़ कुआं उसमें जाने के लिए लगभग 19 सीढ़ियाँ हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। और उस कोठी में एक तरह से जैसा कि वातानुकूलित, आज का जो माहौल, आज एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, तो उस दौर में गर्मियों में ठंडक का आवास होता था और उनका वहीं भी निवास स्थान था। महाराजा भाव सिंह ने उनके मुताबिक, उनके रहाइश के मुताबिक यहाँ पे कोठी तामीर करवाई और रानी अजब कुंवरी
वहीं पे निवास करती थी, वहीं पे रहती थी। उसमें 40 कमरे थे और वो 40 कमरे जो थे लगभग 1985-86 तक या 90 तक उसमें महफूज थे, अच्छे हालत में थे। लेकिन जो बावली है, बावली राजपूताना शैली की बनी हुई है, उसमें कहीं कहीं मुग़ल शैली की भी स्थापत्य शैली का भी उसमें दिखता है शैली उसकी। लेकिन बावली आज भी बेहद खूबसूरत है और उसका सामना बेहद खूबसूरत है और उसी में उनका निवास रहा। लेकिन वो बावली बनवाने का कारण क्या था कि वहीं पे बावली में रहें, वो वहीं पे बावली बने? उसकी वजह ये थी कि उनके यहाँ जो उदयपुर में लेक पैलेस है वो बेहद खूबसूरत है और तालाब के बीचों बीच में बना हुआ है। तो उसी तरह कुछ यहाँ पे उन्होंने एक बावली बनवाई थी और बाद में उसी बावली में फौजी जो थे, रीवा स्टेट के फौजी अफसरान थे, उसमें वो रहा करते थे। वर्तमान में उसका सामना स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मध्य का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और जो उसकी बावली के अंदर की 12 दरी है, लेकिन उसमें एक छोटी सी सुरंग भी जाती थी। वो सुरंग कहाँ तक जाती थी इसका पता नहीं चल पाया और उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो मौजूदा वक्त में वो बहुत अच्छे हालत में है। गिरीश गौतम के विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर एक तरफ जहां रीवा जिले में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, वहीं लगातार बधाइयों का भी दौर जारी है। फिर चाहे वो पार्टी पदाधिकारी हो या समाज सेवी या आम जनमानस, इसी कड़ी में ग्राम पंचायत बरसैता के वरिष्ठ नागरिक व उनके समर्थक डॉक्टर भृगनाथ पांडे ने गिरीश गौतम के विधानसभा अध्यक्ष बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। साथ ही कहा कि रीवा के लिए यह क्षण अत्यंत सुखदायी है। बिंदधरा के सपूत रीवा जिला के देव तालाब क्षेत्र शिवनगरी के वरिष्ठ विधायक श्री गिरीश गौतम जी को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर हम रीवा वासियों के लिए एक गौरव की बात है। जो यह पद बड़े मुश्किल से, बड़े इंतज़ार के बाद 18 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ। ऐसा भी सोचा जा रहा है कि 18 वर्ष पहले श्री गौतम ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री श्रीनिवास तिवारी जी को पराजित करके विजय प्राप्त की थी। उसी समय उनको मिलना चाहिए था ये पद, परंतु आज भी हम लोगों को काफ़ी संतोष है। विंध्यवासियों को रीवा के लिए तो विशेष सौगात है। इसी तारतम्य में मैं परमादरणीय गौतम जी को बधाई देना चाहता हूँ, बधाई भेज रहा हूँ। इसी के उपलक्ष्य में मैं अपने भावों को भी व्यक्त करना, 2 पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता हूँ। प्यासे नैनों की प्यास बुझी, जेठ दोपहरी तपती धूप में बरगद की एक छाँव मिली। बिंदधरा के आंगन को एक अच्छी सौगात मिली। लेट सही पर भी अच्छी, लेट सही पर भी अच्छी, बिंदधरा की शान बढ़ी। भृगुनाथ साहस करने की एक अच्छी पहचान हुई। मैं एक साधारण छोटा सा गांव बरसैता का एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, सियाना हूँ और मुझे राजनीति से नहीं समाज नीति से बड़ा लगाव है। गौतम जी की तपस्या और साहस निडरता को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे अच्छा विश्वास है कि वो रीवा के लिए नहीं बल्कि पूरे समूचे बिंद के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए अच्छा साहसिक कार्य करके दिखाएंगे, जिनमें उनका वाहवाही निश्चित बढ़ेगी। रानी तालाब में प्रेमी जोड़े ने रचाई शादी, परिवार के लोगों द्वारा किया गया जमकर विरोध। सोमवार को रानी तालाब मंदिर पहुंचे एक प्रेमी जोड़े ने फिल्मी अंदाज में शादी रचा ली और जीवन भर एक साथ जीने मरने का संकल्प लिया। जानकारी के मुताबिक रीवा के रहने वाले सुनील दुबे ने जबलपुर की रहने वाली साधना कुशवाहा से मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। हालांकि इस बात का विरोध प्रेमी युगल के परिजनों द्वारा जमकर किया गया।
यह शादी दोनों युवक युवतियों ने अपनी मर्जी से ही की है, लेकिन इस शादी को लेकर परिजनों ने ऐतराज जताया। इसी बात को देखते हुए प्रेमी युगल ने रानी तालाब पहुंचकर शादी रचा ली है। शादी के बाद दोनों प्रेमी जोड़ों का क्या कहना है, आइए सीधे हम उन्हीं से रूबरू कराते हैं। रहने वाले हैं, सुनील दुबे नाम है मेरा, और हम लोग इंटर कास्ट में शादी कर रहे थे, तो इसके लिए हमारे घर वाले राज़ी नहीं हैं और लड़की पक्ष वालों ने FIR दर्ज कर दिया है धमापुर थाने में, जिससे कि बार बार हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, और जबकि हम लोग अपनी मर्जी से दोनों लोग एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं। कहाँ शादी की है? ये रानी तालाब आदिशक्ति माता मंदिर में। कहाँ मिले आप लड़की से, कैसे मिले? हम लोग जबलपुर में मिले हैं आज से 2 साल पहले, और 2 साल से हम लोगों का अफेयर चल रहा है, और अब हम लोग आज यहाँ घर वालों के दबाव के कारण और लड़की की शादी फिक्स कर दिए थे दूसरी जगह, इसके लिए हम लोग दबाव के कारण आज यहाँ पे आकर के हम लोग एक दूसरे से वो कर रहे हैं। मेरा शादी अपनी मर्जी से की है और घर वाले कर नहीं रहे थे, तो हम लोग किससे कराएंगे? नहीं। आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? हाँ। आप अपना नाम बताइए एक बार। साधना कुछ। घर वालों को क्या बताना चाहती हैं? घर वालों की बोलना चाहती हूँ हमें बार बार परेशान न करें और अपनी लाइफ जीने दें। अब चलने से पहले आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। समदड़िया बिल्डर्स में कार्यरत श्रमिक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। ITI के छात्रों ने NCC कैडेट्स के लिए तैयार की लकड़ी की राइफल। डीजल व पेट्रोल के बढ़ते दामों ने किया आम लोगों व व्यापारियों को हलाकान। ट्रक के बाद अब थमे बोरिंग मशीन के पहिए। और ट्रेन में चोरी करते 2 शातिर चोर पकड़ाए, यात्रियों ने कर दी जमकर धुनाई। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।